कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हमने पढ़ी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। आज हम इन्हीं दोनों कविताओं से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न पूछा गया है कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इस कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना, यानी असीमित होना। जिस प्रकार बच्चे खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखते, बच्चे के लिए सभी घर एक जैसे होते हैं, सभी घर उसके अपने होते हैं, कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है और अपने पराये का भेद भूलकर पूरी दुनिया को एक मानकर कविता की रचना करता है और उसकी कविता समाज को बांधती है, एक करती है, असीमित करती है। कविता के अभ्यास के दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। जानते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में, इनके मायने के बारे में। कविता का उड़ने और खिलने से सीधा संबंध है। उड़ने का संबंध यह है कि जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पना के पंखों के सहारे उड़ती है। चिड़िया के पंखों की उड़ान सीमित होती है, सीमित ऊंचाई तक होती है, जबकि कविता की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। कल्पना की कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होते। खिलने का संबंध यह है कि जिस प्रकार फूल अपनी पंखुड़ियों से खिलता है, उसी तरह कविता भी अपने भावों से खिलती है। फूल की महक कुछ सीमित समय के लिए होती है, कुछ समय बाद फूल मुरझा जाते हैं और उनकी महक समाप्त हो जाती है, जबकि कविता, उसके शब्द, उसके भाव सदियों तक रहते हैं। कविता की महक, उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर, उसके मस्तिष्क पर युगों युगों तक बना रहता है। कविता में भी हमने पढ़ा था जिस प्रकार से तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी की कविताएं आज भी उतनी ही आदर से स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं, घरों में भी पढ़ी जाती हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि कविता का प्रभाव, उसकी महक कितने लंबे समय तक रहती है। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कविता में कवि ने कविता और बच्चे को बराबर रखा है, दोनों को एक जैसा माना है, उसके क्या कारण है। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है, यानी समान अंतर पर रखा है, बराबर रखा है, क्योंकि कविता और बच्चे एक जैसे होते हैं। जिस तरह बच्चे की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह कविता की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। छोटे बच्चों से बात करके हम जान सकते हैं कि उनके विचार क्या होते हैं, जहाँ तक हम बड़े सोच भी नहीं सकते। चाहे उनके विचारों में, उनकी कल्पना में कोई तुक नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन उनकी कल्पना असीमित होती है, वो सीमा के पार सोच सकते हैं। इसी तरह कविता की कल्पना होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। यानी सूर्य का प्रकाश भी जिस गहराई तक नहीं पहुँच सकता, उस गहराई तक कवि की कल्पना पहुँच सकती है। जिस प्रकार खेलते समय अपने पराये का भेद बच्चे नहीं करते, सबको एक समान मानते हैं, उसी प्रकार कवि भी कविता लिखते समय कोई भेदभाव नहीं करता। कवि कभी भी किसी एक जाति, किसी एक देश या किसी एक मनुष्य के लिए कविता नहीं लिखता, वो पूरे संसार के लिए लिखता है। उसकी भावनाएं, उसकी कामनाएं पूरे संसार के लिए होती हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। जानते हैं इसका उत्तर। बिना मुरझाए महकने के मायने यह है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। फूल तो एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, यह अमर होती है और युगों युगों तक, बहुत लंबे समय तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है, मानव समाज का मार्गदर्शन करती रहती है, रास्ता दिखाती है। सदियों तक इसकी महक बनी रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है एक जनरेशन से
नेक्स्ट जनरेशन तक चले जाते हैं कविता के मूल्य, यानी कविता में जो आदर्श, जो अच्छी बातें, जो नैतिकता की बातें कही जाती हैं वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक कविता के माध्यम से पहुंचती रहती हैं। कविता के भाव लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। ऐसा क्यों कहा गया है कि भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए। कवि कहता है कि जब हमारे मन में कोई भाव आता है तो उसे सही समय पर सरलता से कह देना चाहिए, यानी जब सहूलियत लगे तभी कह देना चाहिए, आसान जब हो कहना तभी कह देना चाहिए। यदि हम भाषा के चमत्कार में उलझ जाते हैं, यानी भाषा को और ज़्यादा सजारने संवारने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कठिन बनाने लगते हैं, तो हम अपने भावों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते। भाषा को अधिक जटिल बनाने के चक्कर में वह बनावटी हो जाती है, मतलब बात का जो ओरिजिनलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है और बात का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, उस बात का फिर कोई असर नहीं रहता। 6ठे प्रश्न में पूछा गया है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? यानी ये पूछना चाहते हैं कि जब बात और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तब भी कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। वो कैसे होती है, जानते हैं इसका उत्तर। बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उचित शब्दों का प्रयोग न करना होता है, यानी हम बात के अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग जब नहीं करते तो उस बात का प्रभाव गलत होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना लेता है, इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है, यानी बात का जो मूल भाव होता है, जो साधारण बात जो शुरू में थी जो कहनी होती है, वो बदलकर कुछ और ही बन जाती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं, यानी यदि हम भाषा को बदलने के चक्कर में रहेंगे तो बात के भाव भी बदल जाते हैं, बात का अर्थ भी बदल जाता है। अब देखते हैं अभ्यास का अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न। बात या कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान करें। इस प्रश्न में 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में बिंब या मुहावरे दिए गए हैं और दूसरे में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले हम बिंब या मुहावरों वाला कॉलम देख लेते हैं। सबसे पहला बिंब दिया गया है बात की चूड़ी मर जाना, दूसरा है बात की पेंच खोलना, तीसरा मुहावरा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, चौथा है पेंच को कील की तरह ठोंक देना और 5वां है बात का बन जाना। अब देखते हैं विशेषताओं वाला कॉलम। सबसे पहली विशेषता है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। कथ्य का अर्थ होता है बात, बात और भाषा का सही सामंजस्य, सही तालमेल बनाना। दूसरी विशेषता है बात का पकड़ में न आना। तीसरी विशेषता है बात का प्रभावहीन हो जाना। चौथी विशेषता बात में कसावट का न होना और 5वीं विशेषता है बात को सहज और स्पष्ट करना। अब हमें प्रश्न में दिए गए इन बिंबों या मुहावरों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलाना है, मेल करना है। सबसे पहला मुहावरा दिया गया था बात की चूड़ी मर जाना और इसकी विशेषता है बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा मुहावरा दिया गया था बात की पेंच खोलना, इसकी विशेषता है बात को सहज और स्पष्ट करना। तीसरा बिंब दिया गया था बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसकी विशेषता है बात का पकड़ में न आना। चौथा जो बिंब दिया गया था वो है पेंच को कील की तरह ठोंक देना और इसकी विशेषता है बात में कसावट का न होना। अंतिम मुहावरा दिया गया था बात का बन जाना और इसकी विशेषता है
कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना, यानी बात और भाषा का सही तालमेल होना।